जय हिंद। आप सबों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेमा सादे यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी क्लास 9th का एग्ज़ाम देके क्लास 10th में प्रवेश कर चुके हैं और क्लास 10th में प्रवेश करने के बाद आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आपके सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस हमने कंप्लीट करवा दिया था। उम्मीद करते हैं आप सभी देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो अभी जाइए प्ले लिस्ट में और वहां जाके आप सारे पहले इन सब्जेक्टों का सिलेबस को समझिए। आज के क्लास में हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी आधारित बुक से बारीकी से हम लोग सामाजिक विज्ञान के इतिहास खंड के फर्स्ट चैप्टर को समझने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यूरोप क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है। जिस प्रकार एशिया एक महादेश है, ठीक इसी प्रकार यूरोप भी क्या है? एक महादेश है। और इसके बाद राष्ट्रवाद को समझना है। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम उजागर करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। जब हम लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्रश्न मिलेगा राष्ट्र के बारे में पढ़ने को। फर्स्ट टॉपिक हम सबों के बीच में आता है राष्ट्र। तो हमको ये पहले पता होना चाहिए कि राष्ट्र का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्र का मतलब होता है देश। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश होता है। तो यर्नेस्ट रेनन के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। अब प्रश्न पूछिए कि राष्ट्र किसे कहते हैं? तो अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का श्रम बिंदु होता है। अगर साधारण शब्दों में कहें तो राष्ट्र जो किसी देश है वही देश ही क्या है? राष्ट्र है। वही देश क्या है? राष्ट्र है। इसके बाद है राष्ट्रवाद। हमने पहले बता दिया था ये अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, ये अपने देश के प्रति, ये अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम उजागर करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने राष्ट्र या देश के प्रति प्रेम उजागर करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। यह एक आपके एग्जाम में राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, ये प्रश्न 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद 1 नंबर में एक नेपोलियन कौन था, यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नेपोलियन कौन था। अब हम लोग समझते हैं नेपोलियन के बारे में कि जो नेपोलियन था कौन था। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को हुआ था। 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन एक महान सम्राट था। अब अगर प्रश्न पूछे कि नेपोलियन कौन था तो हम सबों का जवाब होना चाहिए कि नेपोलियन एक महान सम्राट था। नेपोलियन कौन था? एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को क्या किया? प्रभावित किया। अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को क्या किया? प्रभावित किया। किसने प्रभावित किया? तो जवाब होना चाहिए नेपोलियन ने। किसने प्रभावित किया? नेपोलियन ने। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन एक महान सम्राट था। नेपोलियन एक महान सम्राट था जो मात्र 24 वर्ष की आयु में सेनापति बना था। कितने वर्ष की आयु में? 24 वर्ष की आयु में। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई। जब कई युद्ध लड़े थे, जिस युद्ध में फ्रांसीसी सेना को, किसको? फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और यह अपार लोकप्रियता हासिल कर ली, मतलब अपना पूरा नाम कमा लिया। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। फ्रांस का शासक नेपोलियन कितने वर्ष में बना था? 24 वर्ष में बना था। कितने वर्ष में बना था? ये हम लोग चलते हैं उदारवाद की ओर। किधर चलते हैं? उदारवाद की ओर। तो सबसे पहले समझते हैं कि उदारवाद किसको बोलते हैं।
तो उदारता की भावना रखने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? उदारवाद। जो उदारवाद आनी लिबरेशियम शब्द लातीनी भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। उदारवाद का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता होता है। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। देश के प्रति उदारता की भावना रखना क्या कहलाता है? उदारवाद कहलाता है। देश के प्रति प्रेम उजागर करना राष्ट्रवाद कहलाता है। देश के प्रति उदारता की भावना रखना उदारवाद कहलाता है। यहाँ तक क्लियर? किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं तो मिलता है निरंकुशवाद, जो आपके एग्जाम में यह प्रश्न 3 से 4 बार पूछा गया है और मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस बार भी पूछे जाने का भरपूर चांस है, क्योंकि इस बार नहीं पूछा गया था, इसलिए 2025 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो निरंकुशवाद होता है ना, एक सरकार होता है जो सरकार अपनी मनमानी से सरकार चलाती है, जो उसका मन किया वही काम करेगा, जनता का कुछ नहीं सुनेगा। तो इसका हम जो परिभाषा लिखेंगे, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, राजा अपनी मनमानी करने को स्वतंत्र होते हैं, वही क्या कहलाता है? निरंकुशवाद कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं तो जनमत संग्रह मिलता है। जनमत संग्रह मिलता है। ए भाई, जनमत संग्रह क्या होता है? तो यह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है, जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। मतलब कोई मुद्दा होता है और इस मुद्दे पर समाज में पूछा जाता है कि यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग कुछ लोग कहते हैं कि इस काम को करना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं इस काम को नहीं करना चाहिए। तो यही प्रक्रिया को ही जनमत संग्रह कहा जाता है। मतलब समाज में पूछताछ करना ही क्या कहलाता है? जनमत संग्रह कहलाता है। आप पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहला विशेषता संविधान आधारित शासन, मतलब जो भी राजा बना वह संविधान के तहत, कानून के तहत क्या करता था? शासन करता था। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार थे। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया। नेशनल असेंबली का गठन हुआ। यांत्रिक आयात निर्यात को समाप्त कर दिए गए। मापतोल की नई विधि अपनाई गई। फ्रेंच को राष्ट्र की भाषा बनाया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन का शासनकाल। किसका शासनकाल? नेपोलियन का। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर उन्हें राजतंत्र को स्थापित कर दिया। जब नेपोलियन 24 वर्ष की उम्र में जब शासक बनाता, राजा बनाता, तो उन्होंने वहां प्रजातंत्र को हटाकर क्या लागू किया था? राजतंत्र। क्या लागू किया था? राजतंत्र। नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। राष्ट्रीयवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती से अनेक कानून व्यवस्थाएं स्थापित कर दिया। अब 1804 की नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसे 1804 में लागू किया गया। क्या नागरिक संहिता कब लागू किया गया था? 1804 में लागू किया गया था। 1804 में इसमें जन पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय की सक्षम समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया गया। संपत्ति के अधिकार को भी क्या किया गया? सुरक्षित किया गया। यह पढ़ेंगे कि 1804 की जो नागरिक संहिता की विशेषताएं थी, उसके अंतर्गत उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहला था कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति थी। कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। किसानों के भू राजस्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? यह पढ़ेंगे हम लोग जागीरदारी के बारे में। किसके बारे में? जागीरदारी के बारे में। इसके तहत किसानों,
जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा करके रूप में सरकार को देना पड़ता था। अब है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी हमने बताया था कि रूढ़िवादी वैसे लोगों को कहा गया जो समाज में बदलाव करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे ये लोग अपने पूर्वजों के किए गए कामों पर क्या करते थे, बल देते थे, उनके किए गए कामों को मानते थे। तो ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता था। जो हमारे काम पूर्वज करते आ रहे हैं वही काम हम लोग भी करेंगे, किसका कहना था, रूढ़िवादी लोगों का कहना था। और तेज बदलावों के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देते थे। वे लोग चाहते थे कि समाज में बदलाव हो, लेकिन कैसा हो, धीरे धीरे हो। कैसा हो, धीरे धीरे हो। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवादी। अब 1815 के उपरांत यूरोप में जो रूढ़िवादी थी किस प्रकार की थी। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। किधर बढ़ा, रूढ़िवाद की तरफ। रूढ़िवाद वैसे लोग थे जो समाज में बदलाव करना चाहते थे, लेकिन अपने पूर्वजों की परंपराएं बनाए रखना चाहते थे। मान लिया जाए जैसे उसके पूर्वज लोग अगर कहीं पूजा में बकरा का बलि देते थे और प्रत्येक वर्ष देते थे, तो रूढ़िवाद चाहते थे कि हम लोग इसमें बदलाव कर दें, लेकिन कैसे, धीरे धीरे। जैसे अगर पहले प्रत्येक वर्ष पूजा होती थी तो हम लोग 4 साल 5 साल में एक बार पूजा करेंगे, धीरे धीरे बकरा बलि देना छोड़ देंगे। इस प्रकार वे लोग क्या करना चाहते थे, बदलाव करना चाहते थे। कौन लोग, रूढ़िवादी लोग। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सब को खत्म कर दिया गया, जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था वियना समझौता या वियना संधि। वियना संधि कब की गई, 1815 में। अब वियना कांग्रेस या वियना संधि के बारे में जानते हैं। यहाँ से टिप्पणी लिखने के लिए एग्जाम में 3 नंबर या 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। किसको हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलियन के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। किसने की थी, ड्यूक मेटरनिख ने की थी। अब संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिया गया। संधि के तहत कितने निर्णय लिया गया, 3 मुख्य निर्णय। पहला, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिया गया। जो फ्रांस की सीमा था वहीं कई राज्य बना दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में क्या कर लिया गया, बहाल कर लिया गया। तीसरा, राजतंत्र को जारी रखा। अब जो राजतंत्र था उसको क्या कर रखा, जारी रखा। 1815 की जो वियना संधि थी इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब इसकी विशेषताओं को समझते हैं। तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना, मतलब फ्रांस में जो बुर्बो वंश था उसकी पुनः स्थापना कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना था। फ्रांस ने उन इलाकों पर आधिपत्य को खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय क्या किए थे, जीते थे। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना। या पढ़ेंगे हम लोग यूरोप में क्रांतिकारी के बारे में। यूरोप में क्रांतिकारी के बारे में यूरोपीय सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारी ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया, क्रांतिकारी ने। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज के निर्माण को किया, जिनका मुख्य मकसद लक्ष्य था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, वियना संधि का विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना। किसका उद्देश्य था, किसका उद्देश्य था, तो क्रांतिकारियों का, यूरोप के क्रांतिकारियों का उद्देश्य था। या भूख, कठिनाई और जनविद्रोह। 1830 में कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। कठिनाइयों का महान साल किसे कहा जाता है, तो 1830 को कहा जाता है। किसको, 1830 के। इसके क्या कारण थे, तो जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि, मतलब जनसंख्या की वृद्धि हुआ था। लोग गांव से शहर की ओर जा रहे थे, बेरोजगारी बढ़ रही थी, गरीबी बढ़ रही थी। इसी साल के दौरान फसल बर्बाद भी हो गया था, मतलब अकाल पड़ गया था, जिससे खाने की सामग्री की कीमत क्या करने लगी थी, बढ़ने लगी थी। छोटे छोटे फैक्ट्रियां भी क्या होने लगी थी,
बंद होने लगी थी। छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी बंद होने लगी थी। फिर है खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी। इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाया गया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से जाना गया, जिससे यूरोपियन सरकार को क्या कर दिया गया? गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। अब गणतंत्र के बाद कानून में आई बदलाव। अब जब गणतंत्र हुआ तो कानून में क्या क्या बदलाव आया, इसके बारे में देखते हैं। तो 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार। पहले जो लोग अमीर थे वही मतदान कर सकता था, लेकिन जब गणतंत्र आया इसके बाद जिसका 21 साल हो गया वह क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। ये भी भारत में कितने वर्ष के लोग मतदान कर सकते हैं? तो 18 वर्ष के लोग। सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई। स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए। इन सभी से धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी क्या होने लगी? कम होने लगी। क्या होने लगी? अब है नारीवाद या स्त्री। पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का क्या कर दिया? बोध नारीवाद है। विचारधारा एक खास प्रकार के सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाली विचारों का समूह और जर्मनी और इटली का निर्माण। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दे। वे जर्मनी का क्या कर दे? एकीकरण कर दे, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर क्या कर दी? दबा दी। उसके बाद प्रसा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। किसने? प्रसा ने। किसने? प्रसा ने। उसमें प्रसा का मुख्यमंत्री ऑटोन बिस्मार्क था। कौन था? ऑटोन बिस्मार्क था। प्रसा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर उन्होंने एक आंदोलन करना चाहा, उसका नेतृत्व किया और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। किसको? विलियम प्रथम को। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रसा के महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायालय व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। अब है इटली का एकीकरण। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने जर्मनी का एकीकरण पढ़ लिया। यह पढ़ेंगे हम लोग इटली का एकीकरण। तो जो इटली था वह 7 खंडों में विभक्त था। इटली कितने खंड में विभक्त था? 7 खंडों में विभक्त था। 1830 के दशक में जोसेफे मैतेस्नी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। किसने? जोसेफे मैतेस्नी ने। कब किया था? 1830 में किया था। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, और जब 1830 में जब विद्रोह किया, 1848 के विद्रोह किया, तो ये दोनों असफल हुए। हम लोग भी समझेंगे आगे कि जोसेफे मैतेस्नी कौन था, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, आगे देखने वाले हैं। पहले हम लोग इटली का एकीकरण के बारे में जान लेते हैं। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडामेंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रेलियाई बलों को क्या कर दिया? हरा दिया। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। किसको? इमैनुएल द्वितीय को। कब? 1861। नोट, इटली की एकीक्रिया का प्रकरण अध्ययन करने के लिए हमें 3 लोगों पर विचार करना होगा। जोसेफे मैतेस्नी, काउंट कैमिलो दे कावूर और जोसेफे गोरिबाल्डी। ये तीनों की यह भूमिका थी। किसमें? इटली के एकीकरण में। अब हम लोग समझेंगे जोसेफे मैतेस्नी के बारे में। जहां आपके एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि जोसेफे मैतेस्नी का जन्म कब हुआ और कहां हुआ, तो इनका जन्म 1807 में इटली के जेनेवा में हुआ था। जोसेफे मैतेस्नी का जन्म 1807 ईस्वी को कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। इटली के जेनेवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। किसके सदस्य बने थे? कार्बोनारी गुप्त संगठन के सदस्य बने थे।
24 साल की युवावस्था में, कितने साल की? 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति कर दिया। कहाँ क्रांति किया? लिगुरिया में क्रांति किया। और जब लिगुरिया में क्रांति किया तो 1831 को उसे लिगुरिया से बाहर निकाल दिया गया। किसको बाहर निकाला गया? जोसेफे मदेसनी को। कहाँ से बाहर निकाला गया? लिगुरिया से। कब निकाला गया? 1831 को। क्यों निकाला गया? क्योंकि वो वहाँ विद्रोह किया था, आंदोलन किया था। अब है तत्पश्चात उन्होंने दो और भूमिगत, अब जब वहाँ से निकाल दिया गया तो उन्होंने दो और संगठन बनाया। एक था मार्सेई में जो यंग इटली था, मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप बनाया था। यंग इटली और यंग यूरोप किसने बनाया था? जोसेफे मैतेस्नी ने बनाया था। मैतेस्नी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध। अब इन्होंने राजतंत्र का विरोध करने लगा। किसका विरोध? राजतंत्र का विरोध करने लगा। उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय कर दिया। अब जो रूढ़िवादी थे ना, उसके मन में डर हो गया। किसके विचार को देखते हुए? जोसेफे मैतेस्नी के विचार को देखते हुए। मेटरनिख ने उस हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन, तो मेटरनिख ने कहा कि जो काम कौन करने जा रहा है? जोसेफे मैतेस्नी। राजतंत्र जो करने जा रहा है यह समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। किसने कहा था? मेटरनिख ने। अब काउंट कैमिलो दे काबूर के बारे में जानते हैं। तो सार्डिनिया पिरामिड का प्रमुख मंत्री था। जो काउंट कैमिलो दे जो काबूर थे वह पिरामिड का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास करने वाला। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काबूर कहाँ था? किस कहाँ था? काबूर कहाँ था? जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को हराया जा सके, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को क्या कर सके? हराया जा सके, एवं इटली का एकीकरण क्या हो? संभव हो सका। अब पढ़ते हैं हम लोग जोसेफे गोरिबाल्डी के बारे में। वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। कौन? जोसेफे गोरिबाल्डी नियमित सेना का हिस्सा। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिलसिलों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में क्या हो गया? सफल रहा। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुएल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण क्या हो गया? संभव हो गया। या ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। अब हम लोग कहाँ के राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करने वाले हैं? ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। 18वीं सदी से पहले जो ब्रिटेन था एक राष्ट्र राज्य नहीं था। ब्रिटेन राज्यों में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारा समाज था, जिसे निजातीय कहते थे। जिसे क्या कहते थे? निजातीय कहते थे। यांगल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ इन राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया। कब किया था? 1707 में। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नई ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। अब पढ़ेंगे हम लोग बाल्कन प्रदेश की समस्या के बारे में। बाल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का श्रेय था। किसका श्रेय था? विभिन्नताओं का श्रेय था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्लाव। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। किसका? ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलाने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन में स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। किसकी घोषणा? स्वतंत्रता की घोषणा। जैसे जैसे
विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की। बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था।